गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है दोस्तों वो प्रायद्वीपीय भारत हम पढ़ रहे थे और प्रायद्वीपीय भारत के समूचे पठारों को लगभग मैंने एक साथ आपको डिस्कस कर लिया है। आज के टॉपिक में मैं प्रायद्वीपीय भारत के तटों को डिस्कस करूंगा और उसके बाद दोस्तों हम आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के लिए कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, कैसे आपको अगर ये प्रश्न आते हैं तो इनका उत्तर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य रूप से पर्वतों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। राइट तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्लेन्स, और वो भी प्लेन्स कौन से दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत के तट। तो प्रायद्वीपीय तटों के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी जो पेनिनसुला इंडिया में प्लेन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके लिए, इसलिए हम बेसिकली सिर्फ उन तटों को बनाएंगे बड़े फॉर्मेट में ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। तो बहुत ध्यान से इसे देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे इनको। राइट, हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्रायद्वीपीय भारत के ये जो तट हैं इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुख्य रूप से अगर आप तटों की बात करेंगे, यानी कि जो प्लेन्स हैं हमारे, इनका निर्माण मुख्य रूप से नदियों ने किया है। अगर आप इसे बहुत ध्यान से समझें तो जो नदियां हैं दोस्तों वो अपने साथ जो मिट्टियां या जो उनका प्रवाह है उसके कारण, अगर ये ऐसे क्षेत्रों में है जहां पर दोस्तों पर्वत पाए जाते हैं तो वो पर्वतों को काट करके मैदानों का निर्माण करेंगे। जैसे आपने उत्तर भारत के विशाल मैदानों को देखा, भाबर, तराई, बांगर, खादर। और अगर हम तटीय मैदानों की बात करें, यानी कि आप यहां देखते हैं तो यहां पर आपको सागर दिखाई देगा। ये जो पूरे तट है, इस को ब्रिटिशर्स के आने के बाद इसे बंगाल की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, और इसे अरेबियन सी यानी अरब सागर के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में ये दोनों दोस्तों इंडियन ओशियन का पार्ट है, यानी हिंद महासागर का पार्ट है। तो हम कंबाइनली इन्हें हिंद महासागर ही कहते हैं, याद रखिएगा। ये हिंद महासागर का पार्ट ही, यानी इंडियन ओशियन का पार्ट ही माना जाता है, याद रखिएगा। दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर का ही पार्ट है। ये हम इंडियन ओशियन कहते हैं इसे, राइट, याद रखिएगा। सॉरी। अब हमें मुख्य रूप से दोस्तों तटों के बारे में डिस्कस करना है। बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। हमारे पास इन रीजन्स में प्लेन्स हैं दोस्तों, ये हैं दोस्तों प्लेन्स। इनका निर्माण मुख्य रूप से देखूं तो नदियों द्वारा किया गया है। आप इन्हें समझेंगे ऐसे तो ये वेस्टर्न तट कहलाते हैं, यानी कि वेस्टर्न प्लेन्स हो गए ये। और इसे देखें दोस्तों तो ये हमारे ईस्टर्न तट हो गए। मैंने आपको घाट्स के बारे में बताया था और आज हम लोग अभी प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप मुख्य रूप से दोस्तों देखें, ये जो ईस्टर्न तट हैं हमारे, ये ईस्टर्न प्लेन्स हैं ये जो दोस्तों, ये मुख्य रूप से चौड़े हैं, वाइडर हैं विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न तट। यानी कि ये जो हमारा पूर्वी तट है दोस्तों, ये
ज्यादा चौड़ा है पश्चिमी तट से। उसका कारण मुख्य रूप से अगर आपसे कोई बोले कि इसका कारण क्या है, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं दोस्तों, यहां पर ज्यादा बड़ी नदियां यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर आप इन्हें देखें तो ये हमारे वेस्टर्न तट हो गए और ईस्टर्न तट हो गए। अभी मैं इसे क्लासिफाइड भी करूंगा क्योंकि इन्हें कई नामों से जाना जाता है, तो वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। इसको मैंने थोड़ा मोटा बना दिया, लेकिन आप इसको बेसिकली फोकस करिए कि ये हमारे वेस्टर्न तट हो गए और ईस्टर्न तट हो गए। ये वेस्टर्न तट हो गए और ये ईस्टर्न तट हो गए, याद रखिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो इसको दिमाग में अपने रखिए। ओके, ऑडियो वगैरह सब क्लियर है? चलिए, राइट। ओके, तो यहां देखेंगे दोस्तों, अब मैं आपको इसको बहुत ध्यान समझा रहा हूं, समझिए। तो ये हमारे, अगर मैं इधर लिखूं दोस्तों, तो ये हमारा पश्चिमी तट हो गया, ये हो गया हमारा पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गए दोस्तों। ये पश्चिमी तट हो गए, और दोस्तों ये हो गए पूर्वी तट। अब इन्हें बहुत ध्यान समझिएगा, ये पश्चिमी तट हो गए और ये पूर्वी तट हो गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि जो आपके पश्चिमी तट हैं ये सकरे हैं और पूर्वी तट चौड़े हैं। उसका कारण जब मैं आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है हमारे भारत का ड्रेनेज सिस्टम, यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत में नदियों का जो तंत्र है इसे समझाऊंगा, तो 100% आप यहाँ देखेंगे कि क्या ऐसा रीजन है। मैं अभी सरल शब्दों में कहूँ कि आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि क्या रीजन है दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि जो पश्चिमी तट हैं ये सकरे हैं और पूर्वी तट चौड़े हैं, तो इसका सबसे प्रमुख रीजन है दोस्तों, पश्चिमी तट में आने वाली जो नदियां हैं वो प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों से अपने साथ गाद मिट्टी लेकर के नहीं आ पाती हैं। इनका जो प्रवाह क्षेत्र है वो दोस्तों वो ऐसा है कि अपने साथ बहुत मलबा लेकर के नहीं आती हैं, अपने साथ बहुत गाद मिट्टी या इसे सेडिमेंट्स कहें तो दोस्तों करेक्ट होगा, तो सेडिमेंट्स लेकर के अपने साथ नहीं आती हैं। इन क्षेत्रों में आने वाली जो नदियां हैं वो काफी बड़ी हैं। ये नदियां मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों से आती हैं, और मैदानी क्षेत्रों से आने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर ये नदियां जब प्रवाहित होकर आती हैं तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में अपना मलबा छोड़ देती हैं, अपने सेडिमेंट्स छोड़ देती हैं, और उसके कारण पहले यहाँ पर निर्माण होता है एक संरचना का, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर लिया है। उसका नाम दोस्तों क्या है, कमेंट करके बताइए। नदियां जो यहाँ पर आती हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, और एक्चुअल में ये सागर से मिलने का पहला रीजन है, सागर से मिलने का पहले का जस्ट पहले का क्षेत्र है। तो ये जो तट हैं ये कंपैरेटिवली चौड़े हैं, और जो आपके ईस्टर्न तट हैं ये सकरे हैं। याद रखिएगा, वेस्टर्न तट सकरे हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बड़ी नदियाँ बेसिकली नहीं हैं। जो नदियाँ आती हैं वो मैदानी क्षेत्रों से नहीं आती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा गाद मिट्टी यानी सेडिमेंट्स नहीं आते हैं, और वो सेडिमेंट्स नहीं आते दोस्तों तो इनका विस्तार ज़्यादा नहीं हो पाया है, ये सकरे हैं। जबकि जो ईस्टर्न तट है यानी कि जो पूर्वी तट है दोस्तों ये चौड़े हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो नदियाँ आती हैं ये अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह क्षेत्र मैदानी है, और मैदानों से आने वाली नदियाँ अपने साथ गाद मिट्टी ये सब लेकर के आती हैं और सागर से मिलने से पहले यहीं पर छोड़ देती हैं, इसलिए तट प्रायः आपको चौड़े देखने को मिलेंगे, ये याद रखिएगा। और उसका विस्तार इसके बारे में और डिटेल में जब हम डिस्कशन करेंगे, जब मैं आपको नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा, और मुख्य रूप से वो नदियां जो वेस्टर्न तट में आती हैं और ईस्टर्न तट में आती हैं, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इससे अभी हम कई भागों में क्लासिफाइड करते हैं, हम लोगों को कई सारी चीजें यहाँ पर डिस्कशन करनी है, बहुत ध्यान समझते चलिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं इसे गुजरात का तट कहा जाता है। अगर मुझसे आप सरल भाषा में पूछे कि गुजरात का तट कहाँ है दोस्तों, तो ये अगर पिंक कलर आपको दिख रहा हो तो इट इज विजिबल टू ऑल, आई थिंक ये दिख रहा हो तो ठीक है। ये गुजरात का तट है बेसिकली दोस्तों, राइट। चलिए ये इसे मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको तट दिख रहा है इसे गुजरात का तट कहते हैं,
और अगर मुझसे आप पूछें यहाँ पर एक और इसका नाम, तो आपको पता होगा दोस्तों, मैंने यहाँ बताया था कि ये जो रीजन है बेसिकली इसे काठियावाड़ का रीजन कहते हैं। ये जो रीजन है दोस्तों, इसको काठियावाड़ का रीजन कहते हैं। तो इसे आप कह सकते हैं, ये इधर से शुरू होते हुए ये जो पॉइंट है ये दमन पॉइंट है, दमन याद रखिएगा, दमन तक। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, ठीक है, इसे कहते हैं काठियावाड़ तट। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन, दीव और दादर नागर हवेली इन्हें ज्वाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अगर आप कमेंट करके इसका आंसर बता पाएं कि ये कब हुआ। आपको पता है कि पहले दमन और दीव ये दोनों अलग, दमन दीव और दादर नागर हवेली ये दोनों सेपरेट थे और इस तरह से भारत में उस वक्त के 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। फिर इन दोनों को साथ मिलाया गया। उसके पहले क्या हुआ दोस्तों, तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई। वर्तमान की बात करूं तो लद्दाख भी अलग यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर भी अलग यूनियन टेरिटरी है। तो इस तरह से यूनियन टेरिटरी की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने, भारत सरकार ने क्या किया, दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक साथ मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। आप सभी को पता है कि दमन दीव और दादर नगर हवेली में उपराज्यपाल नहीं होते। यहाँ पर मुख्य रूप से जो प्रशासनिक अमला है या जो प्रशासन है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा चलाया जाता है, यानी प्रशासक नियुक्त किया जाता है, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। मुझे कमेंट करके आंसर बताइए कि इस वक्त दमन दीव और दादर नगर हवेली के प्रशासक कौन है, लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है, अंडमान निकोबार के प्रशासक कौन है। और एक नाम और ले लिए, पौंडीचेरी तो गवर्नर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्षेत्र है। आप बताइए कि चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है। प्लीज कमेंट ऑन दिस, इसके आंसर मुझे बताइएगा, इसके आंसर का इंतजार करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा दोस्तों, ये अभी यहाँ पे मैंने बताया कि काठियावाड़ तट, और काठियावाड़ तट में मैं इस पॉइंट पे पहुंचा कि दमन तक काठियावाड़ तट आता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वक्त दमन दीव और दादर नगर हवेली के प्रशासक कौन है, इस वक्त लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है, इस वक्त अंडमान निकोबार के प्रशासक कौन है, और इस वक्त दोस्तों चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जो है इसके प्रशासक कौन है। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, ओके। चलिए, तो ये सबसे पहला जो हमारा तट है दोस्तों, इसे हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं। कुछ जगहों पर आपको इस तट का नाम गुजरात तट भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट सोचते हैं, यहां पर याद रखिएगा, ये देखिए, ये दमन पॉइंट है। अगर मुझसे ये पूछे कि ये जो पॉइंट कौन सा दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों कि ये जो खाड़ी है इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं, है ना। तो इसे, इस जगह को मान लीजिए ये कच्छ। चलिए, एक क्वेश्चन और दोस्तों यहां से निकल आया, इस नाम मात्र से एक क्वेश्चन निकल आया, कच्छ, याद रखिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। और सहज भाव में पूछता हूं तो दोस्तों कि भारत के 5 बड़े जिले बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा। आप, महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसके पहले आपने देखा होगा कि लेह भारत का सबसे बड़ा जिला था, लेकिन वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ। उसके बाद दोस्तों आप बाकी के 4 नाम बताइए कि भारत, दूसरा तो आपको पता ही है लेह, तो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया कच्छ, और उसके बाद दूसरा जिला हो गया लेह। तीसरा, चौथा और 5वां जिला आप कमेंट करके मुझे आंसर बताइए। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया वाइज, चौथा कौन सा है और 5वां कौन सा है। ऐसे मध्य प्रदेश में भी दोस्तों चेंज हो गया है। आप सभी को पता था कि अभी जब तक मध्य प्रदेश में 56 जिले, मतलब 52, 3, 55, 56, 55 जिले नहीं हुए थे, तब तक आपको पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा हुआ था, वो था छिंदवाड़ा। लेकिन वर्तमान में दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है, उसका नाम है शिवपुरी। तो अब मध्य प्रदेश के भी 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले बताइए। वर्तमान की बात कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया है शिवपुरी।
आपको पता है कि जब मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन हुआ है और इन 3 जिलों के गठन के बाद छिंदवाड़ा से एक जिला अलग करके बना दिया गया है पांडुना, और पांडुना के बन जाने के बाद छिंदवाड़ा अब क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला नहीं है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हो चुका है शिवपुरी। आप मुझे दूसरा जिला बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी टॉप 5 एमपी के वो जिले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना स्थान रखते हैं। सिमिलरली भारत के वो 5 बड़े जिले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना स्थान रखते हैं, पहला नाम आप याद रखिए कच्छ, और दोस्तों दूसरा नाम क्या है आपको पता है लेह। तीसरा, चौथा और पांचवा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो ये हो गया दमन। उसके बाद दोस्तों दमन से यहां आते हैं हम लोग गोवा में, और ये हो गोवा, और इस तरह से दोस्तों ये जो आपका तट आपको यहां देखने को मिल रहा है, इसमें मैं थोड़ा वाइड कर रहा हूं, ये जो तट आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये जो तट है भारत का, ये जो एरिया है, यानी दमन से लेकर के गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है दोस्तों, इसका नाम है, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप सभी लोग कभी यहाँ पे घूमने जाएं तो यहाँ पर एक बहुत पुरानी प्राइवेट रेल व्यवस्था बहुत फेमस है। अगर मुझसे पूछे कि भारत में सबसे पहली प्राइवेट का इन द सेंस मतलब दोस्तों कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बाहर से हुई थी और यहाँ पर रेल का डेवलपमेंट किया गया था, इस क्षेत्र का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, इस क्षेत्र का नाम है कोंकण रेलवे। इस रीजन का नाम भी कोंकण है, और यहाँ पे जो रेलवे व्यवस्था डेवलप की थी उसका नाम है कोंकण। मुझे बताइए कोंकण रेलवे व्यवस्था को डेवलप करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, या किसे श्रेय दिया जाता है बेसिकली कोंकण रेलवे। आपको पता है कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल का जो कॉन्सेप्ट आया था वो कोलकाता में आया था। कोलकाता में ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया रेल व्यवस्था चलती है। आपने सड़कों में अगर कोलकाता गए होंगे तो आपने डमडम का नाम सुना होगा, आई थिंक इसको सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो मैं, आप जाके देखेंगे कोलकाता में तो आपको वहाँ देखने को व्यवस्था मिलेगी। लेकिन भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल की व्यवस्था की शुरुआत भी कोलकाता से हुई थी। दूसरा जो हमारा शहर बना था उसका नाम था दिल्ली। आपको पता है DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, काफी बड़ी व्यवस्था है, और अगर एक दिन रुक जाए तो दोस्तों दिल्ली की हालत खराब हो जाए, याद रखिएगा। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों इसे कहते हैं कोंकण क्षेत्र, यानी कि ये कोंकण तट है, याद रखिएगा ये कोंकण तट है, ठीक है। उसके बाद ये जो तट हो गया दोस्तों ये कोंकण तट, यानी मुझसे पूछेंगे दमन से लेकर गोवा तक का जो तट है इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। प्लीज कीप इन माइंड, दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला तट हम लोग देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों, इसको भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप आएंगे तो गोवा से नीचे आएंगे दोस्तों, तो गोवा से नीचे यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शहर पड़ता है, इसका नाम है मंगलोर। याद रखिएगा ये जो शहर है इसका नाम है मंगलोर, और बेसिकली ये जो तट है दोस्तों इसे कहा जाता है कर्नाटक तट या कन्नड़ तट। तो आप मुझसे पूछें कि गोवा में या गोवा से लेकर के मंगलोर तक, राइट, गोवा से लेकर दोस्तों मंगलोर तक का जो तट होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया दोस्तों गोवा, और यहां पर हो गया मंगलोर, ये हो गया मंगलोर। इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, इसे कहते हैं कन्नड़ तट। ये है कन्नड़ तट। फिर दोस्तों अगला तट हम यहां पढ़ रहे हैं, ये याद रखिए, ये पॉइंट है दोस्तों केप कमोरिन यानी कि कन्याकुमारी। ये पॉइंट है कन्याकुमारी और ये है मंगलोर, और इस तट को दोस्तों कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे कहते हैं मालाबार तट, राइट, मालाबार तट। रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हमने यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है दोस्तों भारत के पश्चिमी तटों के सारे नाम, राइट। पश्चिमी तटों को अगर हम एक साथ देखें तो याद रखिएगा पश्चिमी तट के नाम याद रखिएगा। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले जो तट आता है उसको नाम है काठियावाड़ का तट। दूसरा जो तट आता है दोस्तों वो है कोंकण तट। तीसरा है दोस्तों कन्नड़ तट, और चौथा है मालाबार तट। अगर मुझसे आप पूछें, याद भी करना चलना आपको साथ में, कि अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि काठियावाड़ तट का जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है वो कहाँ तक है, तो कच्छ से लेकर दोस्तों दमन तक, कच्छ से लेकर दमन तक इसे कहते हैं काठियावाड़ तट। उसके बाद कोंकण तट आता है, दमन से लेकर के गोवा तक के तट को कहते हैं कोंकण तट।
उसके बाद गोवा से लेकर मंगलोर तक के तट को कहते हैं कन्नड़ तट, और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के तट को कहते हैं दोस्तों मालाबार तट। याद रखिएगा, कन्याकुमारी तक के तट को, यानी मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी का जो तट आता है इसे कहते हैं मालाबार तट। याद रखिएगा। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है कि मालाबार तट केरल का जो तट है, यानी केरल का जो अरब सागर के तरफ का जो क्षेत्र है, इसे हम लोग कहते हैं मालाबार तट के नाम से जानते हैं। आप सभी ने मालाबार युद्ध एक्सरसाइज, यानी कि यहाँ पर एक एक्सरसाइज होती है, बहुत फेमस एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है बेसिकली ये मालाबार तट पर होती है, और मालाबार तट पर इस होने के कारण इस एक्सरसाइज का नाम भी मालाबार एक्सरसाइज यानी मालाबार युद्ध अभ्यास के नाम से जानता है। मुझे बताइए मालाबार युद्ध अभ्यास कौन कौन करता है? हालांकि मैंने पहले भी इन क्लासेस में इसके बारे में आपको बताया हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन आता है दोस्तों? तो मालाबार एक्सरसाइज यानी मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में कहूं तो जो मालाबार युद्ध अभ्यास है दोस्तों, राइट, मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में हमें डिस्कस करें तो इसमें हमारा प्यारा देश यानी भारत, दूसरा यहां पर नीचे से आता है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दोस्तों देश है यूएसए, राइट, और एक हमारा सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उसका नाम है जापान। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, ये याद रखिएगा, ये मालाबार युद्ध अभ्यास में आते हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इस वर्ष का यानी वर्ष 2024 का जो मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ है, ये पहली बार इस तट पर ना होकर दोस्तों किसी दूसरी भूमि पर हुआ है। मुझे आप कमेंट करके आंसर बताइए, या तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इस बात का यानी कि वर्ष 2024 का जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ है, जो युद्ध अभ्यास हुआ है, वो मालाबार तट यानी इस तट पर नहीं हुआ दोस्तों, वो बल्कि किसी दूसरे देश में हुआ है। आप यहां से बहुत नीचे जाएंगे तो एक प्यारा देश पड़ेगा जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, जिसे कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों इस बार मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ है, यानी मालाबार एक्सरसाइज इस बार ऑस्ट्रेलिया में हुई है। याद रखिएगा, तो इस बार की जो मालाबार एक्सरसाइज हुई है ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है। प्लीज कीप इन माइंड, इसको दिमाग में रखिएगा, मालाबार युद्ध अभ्यास इस बार का ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और यहां से जुड़ा हुआ दोस्तों, आपने सभी ने पूछा होगा, सुना होगा क्वाड ग्रुप के बारे में, QUAD, क्वाड ग्रुप के बारे में। दोस्तों जो क्वाड के सदस्य हैं, क्वाड का मतलब होता है 4, और 4 ये जो सदस्य हैं इसमें भी दोस्तों कौन कौन है? तो इंडिया है दोस्तों, उसके बाद यूएसए है, याद रखिएगा, इंडिया है, यूएसए है, यही 4 देश हैं दोस्तों, जापान है, और चौथा जो देश है दोस्तों उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर मुझसे आप पूछें कि क्वाड की अगली बैठक कहां होने वाली है, तो मुझे इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्वाड की अगली बैठक कहां होने वाली है? प्लीज गिव मी द आंसर। राइट, क्वाड की अगली बैठक कहां होने वाली है, इसका आंसर आपको देना है, दिमाग में रखिएगा और प्लीज कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव था, हमने पढ़ा दोस्तों तटों के बारे में, और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां पे सॉल्व कर लिए हैं, यानी कि पहला मालाबार तट कहां पर है, और मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और दोस्तों जिसका नाम है क्वाड, क्वाड ग्रुप के मेंबर कौन कौन से हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा I2U2 के मेंबर्स कौन कौन से हैं, G7 के मेंबर्स कौन कौन से हैं, G20 बिकम्स G21। इस बार के MPPSC के सिलेबस में G20 को स्पेसिफाई किया गया है, जो हमारे भारत में आयोजन G20 का हुआ है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अब मैं आपसे पूछना चाहूं तो मुझे आज के सेशन का एक क्वेश्चन का आंसर और बताइए दोस्तों कि भारत में G20 की जो बैठक हुई है, उन G20 की बैठक में सबसे पहली बैठक कहां हुई, कब हुई, और उस बैठक में बेसिकली किन किन लोगों ने भाग लिया है? मुझे इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार MPPSC ने तो अपने सिलेबस में स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया है कि G20 वो पूछेंगे, हालांकि G20 बिकम्स G21, याद रखिएगा। तो ये हमने पूरे एक्चुअल में दोस्तों पूरे तट पढ़ लिए हैं वेस्टर्न घाट्स के, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट के तट। याद रखिएगा, एक बार जल्दी से आपका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं ईस्टर्न घाट के तट यानी ईस्टर्न तट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, राइट। चलिए देखते हैं दोस्तों अब अगला तट, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दोस्तों हम लोग जिस तट को डिस्कस करेंगे
यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इसका नाम है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से दोस्तों यहाँ पर एक झील पड़ती है, इसका नाम है पुलिकट झील, राइट। ये पुलिकट झील है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। मुझे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, जो पुलिकट झील है दोस्तों, पुलिकट झील के पुलिकट झील में एक द्वीप पाया जाता है। आप सभी को पता है वहां पर इसरो का बहुत इंपॉर्टेंट, या अब तक की बात करूं तो दोस्तों एकमात्र रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन डिजाइन किया गया है। उसका आंसर बताइए, उसका नाम क्या है और उस जगह का नाम क्या है दोस्तों, आपको सभी को पता होगा। हाँ, मुझे आंसर इसका बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मैं एक बार आपका कमेंट देख रहा हूँ। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज आंसर कीजिए कि इस पुलिकट झील में, एक्चुअल में पुलिकट झील में वो कौन सा जगह है जहां पर दोस्तों आपको एक द्वीप दिखाई देता है, जहां पर इसरो ने अपना एक बेस बना रखा है। प्लीज गिव मी द आंसर। तो ये पुलिकट झील तक का, मैं इसके बाद आगे आपको डिटेल बता रहा हूं, लेकिन आपके आंसर का वेट रहेगा मुझे। तो यहाँ पर देखिए जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील तक का, तो मतलब ये जो बेसिकली क्षेत्र है दोस्तों, इसे कहा जाता है तमिलनाडु का तट। और तमिलनाडु का तट याद रखिएगा, तमिलनाडु का तट। अब इसे एक नाम से और जाना जाता है, ठीक है। ये तमिलनाडु का तट हो गया दोस्तों, और तमिलनाडु के तट को एक और नाम से जाना जाता है। अगर आप इसका आंसर बता पाए मुझे, राइट, ये है तमिलनाडु का तट। इसे एक और नाम से जाना जाता है। प्लीज गिव मी द आंसर। अगर आप बता पाए इसको बनाते चलिएगा साथ में मेरे। जी, ओके। तो देखिए इसे कहा जाता है दोस्तों कोरोमंडल तट, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। तो इस तट का नाम दोस्तों एक और है कोरोमंडल तट, ये याद रखिएगा। ये पुलिकट झील तक का है। अब पुलिकट झील से हम दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि पुलिकट झील दोस्तों जो है वो है आंध्र प्रदेश में, या अगर मुख्य रूप से कहूं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है पुलिकट झील। यहीं पर वो द्वीप है दोस्तों जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा में दोस्तों अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है। याद रखिए जिसे श्रीहरिकोटा कहा जाता है, उस प्लेस का नाम श्रीहरिकोटा। बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, और उसी द्वीप में भारत ने अपना रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन डिजाइन किया है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, बहुत साइंटिफिक आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। दुनिया में जितने भी देश हैं दोस्तों, दुनिया में जितने देश हैं, आप उन सभी देशों के रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र यानी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को देखेंगे। बेसिकली दोस्तों जहां से वो अपने अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करते हैं, आप हमेशा देखिएगा वो मैक्सिमम दोस्तों वो ईस्टवर्ड होंगे उस पर्टिकुलर कंट्री के, राइट, ईस्टवर्ड होंगे वो उस पर्टिकुलर कंट्री के। जिस तरह से भारत का भी जो एकमात्र रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन अभी तक डिजाइन किया गया है उसका नाम है श्रीहरिकोटा में है, और आप नाम मुझे कमेंट करके बताइए, वो भी ईस्टवर्ड है। भारत अपना जो नेक्स्ट थुथुकुडी में, यानी कि मैंने आपको बताया था इस पॉइंट पर, तमिलनाडु के इस पॉइंट पर, ये बिल्कुल जिस पॉइंट पर मैं यहाँ पे आपको फिंगर रखिए, पेन रख के बता रहा हूँ, इस जगह पर भारत ने अपना दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन डिजाइन करने की शुरुआत कर दी है। अभी जो हमको जाना होता है वो हमको श्रीलंका के स्पेस का यूज करना होता है, वहां से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अभी हमने अपना दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन डिजाइन करने की कवायद शुरू कर दी है, वो बनेगा थुथुकुडी में, याद रखिएगा। थुथुकुडी में याद रखिएगा, एक पॉइंट और मैंने बताया था कि थुथुकुडी ही वो जगह है जहां पे भारत में एक और मरुस्थलीय संरचना देखने को मिली है, उसे बेसिकली रेड डेजर्ट कहते हैं। तमिलनाडु में पाए जाने वाले डेजर्ट को रेड डेजर्ट कहते हैं। याद रखिए कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि तमिलनाडु का वह प्लेस, वह जगह कौन सा है जहां पर लाल मरुस्थल का विकास हो रहा है या हो चुका है, वहां पे मरुस्थलीय संरचना देखने को मिली है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, उस प्लेस का नाम थुथुकुडी। और थुथुकुडी एक बात के लिए और मशहूर है कि भारत का जो इसरो है यानी हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी यहाँ डिजाइन कर रहा है, याद रखिएगा। तो ये पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, और इस कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक का जो तट कहलाता है दोस्तों, ये है कोरोमंडल तट। मैं आगे बताऊंगा यहाँ पे कौन कौन सी नदियां आती हैं, कौन कौन सी नदियां यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती हैं। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी बिट इन आवर फ्यूचर क्लासेस, याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। तो इधर तमिलनाडु के यानी ईस्टर्न घाट्स के सबसे पहले तट को आपने डिस्कस कर लिया या समझ लिया दोस्तों, इसे कहते हैं काठियावाड़, सॉरी तमिलनाडु का तट यानी कि कोरोमंडल तट।
याद रखिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे समझते हैं दोस्तों, ये जो आपको तट देखने को मिलेगा, ये जो इसके बाद का जो आंध्र प्रदेश का रिमेनिंग तट है, ये जो तट आपको देखने को मिल रहा है, इसे दोस्तों कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ये आंध्र प्रदेश का जो तट आपको देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं दोस्तों उत्तरी सरकार तट। ये दिमाग में रखिएगा, दिस इज नोन एज उत्तरी सरकार तट, ये याद रखिएगा। चलिए तो इसको हम लोग लिखते हैं तो मुझसे अगर आप पूछे कि आंध्र प्रदेश के तट, यानी जो हमारा पूर्वी घाट है या पूर्वी घाट का जो तट है या पूर्वी तट है, इसमें जो आंध्र प्रदेश का जो तट का क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। तमिलनाडु वाले तट को कहते हैं कोरोमंडल तट और आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। एक बार जल्दी से बना लीजिए इसको, राइट। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा जो अगला तट है और लास्ट तट है दोस्तों, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। चलिए, इट इज नॉट विजिबल, ये दिख नहीं रहा है, हम कुछ डार्क कलर लेते हैं यहाँ के लिए। हाँ 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 हाँ, चलिए ये लीजिए। ये जो दोस्तों आपको तट दिख रहा है, ये पूरा उड़ीसा का तट, राइट। ये जो पूरा उड़ीसा का तट है, ये जो तट दिख रहा है, इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं, आप सभी को पता होगा कि यहां पर इस मैदान का क्षेत्र था, इसे कहते हैं उत्कल का मैदान। ये उत्कल तट, और मुझसे पूछें तो ये बेसिकली ओडिशा के तट को उत्कल का तट कहा जाता है, या उत्कल का मैदानी तट कहा जाता है, या उत्कल का मैदान कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये, मतलब ऊपर तक आप ये जो पूरा रीजन जाएंगे, ये उत्कल का क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने भारत के समूचे तटों को पढ़ लिया, जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, राइट। याद रखिएगा, एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा किनारे हो रहा हूँ, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सेव कर लीजिए। अब मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताना चाहता हूं कि जो यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले जल्दी से इसको बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं कि और भी चीजें यहां पे कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, नाउ कम टू द पॉइंट, इसे देखते हैं, राइट। चलिए एक साथ सारे तटों को देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हमने भारत के प्रायद्वीपीय तटों के बारे में डिस्कशन किया है। अगर मुझसे आप पूछें कि भारत के जो पूर्वी तट हैं और जो भारत के पश्चिमी तट हैं, इन दोनों की अगर आपसे क्वेश्चन पूछने को आ जाए कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो सबसे पहले अंतर दोस्तों पूर्वी तट और पश्चिमी तट में, तो सबसे पहले हम पूर्वी तट के बारे में डिस्कशन करते हैं और मैं उसके बाद पश्चिमी तट बताऊंगा। जो पूर्वी तट हैं दोस्तों, वो चौड़े हैं, पश्चिमी तट सकरे हैं। याद रखिएगा, पूर्वी तट चौड़े हैं, पूर्वी तट चौड़े हैं और पश्चिमी तट सकरे हैं, दिमाग में रखिएगा। पूर्वी तट का जो विस्तार है दोस्तों, वो उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है। अब उड़ीसा के तट को उत्कल के तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार के तट के नाम से जाना जाता है। फिर पुलिकट झील, जहां पे श्रीहरिकोटा है, याद रखिएगा, पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो तट का क्षेत्र है, इसे मुख्य रूप से कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं वेस्टर्न तट की तरफ। तो कन्याकुमारी से मंगलोर तक के जो तट को, अरब सागर की ओर का जो तट है, इसे कहते हैं दोस्तों मालाबार तट। आपको बताया मैंने कि मालाबार तट दोस्तों वही जगह है जहां पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान मिलकर के एक युद्ध अभ्यास करते हैं, जिसका नाम है मालाबार युद्ध अभ्यास। ये वही सदस्य हैं दोस्तों जो क्वाड के कहीं सदस्य हैं, QUAD, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान है ना, इंडिया, यूएसए, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। तो ये क्वाड के सदस्य देश भी यहाँ पर है। फिर उसके बाद याद रखिएगा कोंकण तट आता है, गोवा से लेकर दमन तक का जो क्षेत्र आता है, इसे कोंकण तट कहते हैं। और उसको दमन से लेकर के कच्छ तक के तट को हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसे गुजरात तट भी कहते हैं और काठियावाड़ तट के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, चलिए एक बार फिर से बताता हूं विद इन शॉर्ट, आपको बिल्कुल जल्दी से रिवाइज करना हो कि भारत प्रायद्वीपीय भारत के जो तट हैं उन्हें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं और एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो तट दोस्तों आता है गुजरात तट। गुजरात तट को कहते हैं दोस्तों काठियावाड़ तट। इसकी शुरुआत कच्छ से, यानी कि ये जो कच्छ की खाड़ी है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी से इस पॉइंट से कच्छ से लेकर के दमन तक माना जाता है। आपको मैंने बताया कि कच्छ भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है, कीप इन माइंड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए राइट, दमन से लेकर के उसके बाद गोवा तक के तट को कहा जाता है कोंकण तट। गोवा से लेकर के मंगलोर तक के तट को कहा जाता है कन्नड़ तट, और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट याद रखिएगा, मालाबार तट वही जगह है जहां पर मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, और मालाबार युद्ध अभ्यास करने के लिए जो 4 देश हैं वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान है। यही 4 देश क्वाड ग्रुप के भी मेंबर्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। तो ये क्वाड के मेंबर्स भी हैं। उसके बाद कन्याकुमारी से लेकर के हम पहुंचते हैं पुलिकट झील तक। पुलिकट झील वही जगह है जहां पे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र है, याद रखिएगा। तो पुलिकट झील तक के तट को माना जाता है कोरोमंडल तट, यानी तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। उसके बाद दोस्तों पुलिकट झील से लेकर के उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, उत्कल तट कहा जाता है दोस्तों उड़ीसा के तट को। तो अगर आप देखें यहाँ पे कि जो हमारे ईस्टर्न तट है वो चौड़े हैं, बड़ी नदियां यहाँ प्रवाहित होती हैं, अपने साथ मलबा यानी कि सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, और इन तटों को उन्होंने चौड़ा कर दिया है। यहाँ पर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे डेल्टा दिखाई देंगे। आपको महानदी का डेल्टा, ठीक है, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा दिखाई देगा। और यहाँ पर जो नदियां हैं दोस्तों वो अपेक्षाकृत कम प्रवाह वाली हैं, सक्रिय हैं, ज्यादा प्रवाह नहीं है, ये मैदानी क्षेत्रों से प्रवाहित नहीं होती, इनके साथ सेडिमेंट्स नहीं आते, और इस कारण दोस्तों ये काफी सक्रिय हैं। तो ईस्टर्न तट चौड़े हैं, वेस्टर्न तट सक्रिय हैं। कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों कि वेस्टर्न तट और ईस्टर्न तट में, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि वेस्टर्न तट और ईस्टर्न तट में अगर मैं कंपेयर करूं दोस्तों, तो वेस्टर्न तट ज्यादा ऊंचे हैं या ईस्टर्न तट ज्यादा ऊंचे हैं? प्लीज गिव मी द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, राइट। तो ये याद रखिएगा, ईस्टर्न तट और वेस्टर्न तट को हमने बेसिकली आज पढ़ा है, राइट। याद रखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको कल बताऊंगा। साथ में मैंने अभी तक जो टॉपिक आपको यहाँ पर इस प्रायद्वीपीय भारत में कवर किया है वो कौन कौन से हैं दोस्तों, ध्यान में सुन लीजिए। अब तक हमने पठार पढ़ लिया है और आज हमने तट पढ़ लिया है। कल मैं आपको सबसे पहले इन तटों पर पाए जाने वाले पर्वत शिखरों के नाम बताऊंगा, और उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मेंस आंसर राइटिंग के लिए कि आप प्रायद्वीपीय भारत को समझाइए। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि जो हमारा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत मुझसे पूछेंगे तो ये खुद एक पठार है जो कई सारे पठारों से मिलकर बना हुआ है। आपको मैंने पहले बताया है कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे काठियावाड़ का पठार, यहाँ पे मेवाड़ का पठार, उसके बाद बुंदेलखंड का, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, फिर उसके बाद यहाँ पे दक्कन का पठार, फिर आंध्र और तेलंगाना का पठार, फिर कर्नाटक का पठार, और नीचे सबसे पहले आ जाएंगे तो तमिलनाडु का पठारी क्षेत्र आता है। फिर इन पठारों का जो तटीय क्षेत्र है ये मैदानी भी है दोस्तों। आप देखेंगे तो ये मैदान सक्रिय है, ये मैदान चौड़े हैं, यानी कि पूर्वी तट चौड़े हैं, पश्चिमी तट सक्रिय हैं। कारण स्पष्ट करूंगा और भी ज्यादा जब मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख नदियों के बारे में, और उन नदियों के का जो यहाँ पर मुख्य रूप से एक्सपांसन हुआ है या उनके द्वारा जो संरचनाओं का निर्माण हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में पूछा हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर का इंतजार मुझे रहेगा, राइट। हम कल फिर से मिलेंगे दोस्तों ठीक 8 बजे रात्रि में 8 PM शो ऑफ ज्योग्राफी। कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको एक प्रयास हमारा पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच।